हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आई एम योर टीचर गौरव। और आज आपको पता है हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का मॉक 9। इज दैट क्लियर? एवरी लर्नर, आई encourage you to solve as much mock as possible because your exam is closing, is coming near and near. All right, as I would like to suggest, as always, always keep in mind three important points. All right, देर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बट तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहला है कि आप प्रैक्टिस करें रेगुलरली, राइट? बिकॉज अभी आप प्रिपरेशन मोड में हैं। इज दैट क्लियर? और प्रिपरेशन मोड में आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद एनालिसिस करें कहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है अपने स्ट्रेंथ एरियाज और वीक एरियाज। सेकंड, आप हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड तक का अलॉटमेंट करें। ऑल राइट, डू नॉट बी इन रश। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप इजीली हर एक क्वेश्चन को टाइम डिवोट कर सकते हैं और करेक्ट सोल्यूशन मार्क कर सकते हैं। फाइनली, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, आप मूव ऑन कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज ये मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होगा आपका। आप सबने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, ज्यादातर जो कवरेज है वो एनसीईआरटी की है। ऑल राइट, और ये आपने अपने बोर्ड एग्जाम में थरोली पढ़ी होगी। अभी जो आपका एग्जाम आएगा वो भी एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आएगा, और क्योंकि सारा का सारा सिलेबस मैप्ड है एज पर द लेवल प्रोवाइडेड इन द एनसीईआरटी। सो जो आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, आपके पास एमसीक्यूज में ऑलरेडी आंसर्स सामने होते हैं। ऑल राइट, और एक एमसीक्यू कठिन कैसे बनता है? एक एमसीक्यू कठिन बनता है उसके ऑप्शन से। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, बट जो ऑप्शंस होते हैं वो क्लोजली अलाइंड होते हैं। तो मेरे तीन इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके रेगुलरली हर क्वेश्चन को आप टाइम डिवोट कीजिए। ऑल राइट, और एनसीईआरटी को जो आपने पढ़ रखा है, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास शॉर्ट नोट्स, अगर आपकी स्ट्रेटेजी पर्सनल स्ट्रेटेजी, हर बच्चे की अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है, मैं एनकरेज करता हूँ आप अपने पर्सनलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग के हिसाब से अडॉप्ट करें। आप पीपीटी जो आपको ये प्रोवाइड की गई है इसके सॉल्यूशंस को पढ़ें। इसके सॉल्यूशंस जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिटेल्ड है, उसके अंदर से आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है और उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑल राइट, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो गो थ्रू दैट along with this PPT, or you can stick to this PPT because it has all the important topics in it. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आई टोटली बिलीव इन योर पोटेंशियल। अब उस पोटेंशियल को कैसे कन्वर्ट करना है रिजल्ट में, वो है एक्शन। और ये एक्शन किसके कंट्रोल में है? ये आपके कंट्रोल में है। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमारे कौन से चैप्टर से है आपको दिख ही गया होगा, ये स्टाफिंग से पूछा गया है। इज दैट क्लियर? आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको अरेंज करना है स्टाफिंग प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाता है। सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड, putting efforts into the training and development of the employees. C, estimating the number of human resources required, placing the selected employees in their respective job roles, locating the potential candidates or convincing them to apply for the vacancy. तो इसका आइडियल प्रोसेस क्या है? हाउ डू वी सेलेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। आपको इसको पढ़ने से ही आइडिया लग जाया होगा कि फर्स्टली वी नीड टू एस्टिमेट, राइट? अगर आपने थरो रिवीजन कर रखा है, यू ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू टिक द फर्स्ट पॉइंट दैट फर्स्ट वी नीड टू एस्टिमेट कि हमें कितने लोग हायर करने हैं, उसके बाद हम ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन कहां पर है। थर्ड इज ओनली इन बी। सो जस्ट फ्रॉम, ओके,
डूइंग द एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल एज रिमेम्बरिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक, ऑल राइट। सो इजिली यू कैन मार्क द बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं पहले। एस्टिमेटिंग का क्या मतलब होता है कि कितने लोग चाहिए, उसके बाद लोकेट करना कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ऑल राइट, कि वो अप्लाई करें, उनको उनसे जाकर कन्विंस करना, नेगोशिएशन करना, उसके बाद सेलेक्ट करना जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कौन से हैं, आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसके बाद उनको प्लेस करना उनके रेस्पेक्टिव जॉब रोल्स के हिसाब से। जब उनको सेलेक्ट कर लिया है तो जो वो काम अच्छा करते हैं उस पोजीशन पे उनको सेंड करना, डेलीगेट करना, और फाइनली वहां पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। इज दैट क्लियर? लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये आपको पढ़ना जरूरी है, मैं आपको फटाफट पढ़ देता हूँ क्योंकि ये पढ़ने से आपके माइंड में एक रिवीजन हो जाएगा। First comes the estimation of human resource requirement of the firm to determine the number of employees to be hired. Fair enough. जब एस्टिमेशन एक बार हो जाएगा तो अगला टास्क होता है उन सोर्सेस को जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको कन्विंस करना और पोटेंशियल कैंडिडेट्स को बोलना कि आप अप्लाई करें। इज दैट क्लियर? आफ्टर यू फाइंड आउट द नंबर, देन यू give an ad or approach yourself to the qualified candidates to work for your company. Then जब आपके पास applications आ जाएंगी तब आप उसको सेलेक्ट करोगे कि फाइनली बेस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएं उन सभी एप्लीकेशंस में से। अब जब सिलेक्शन आपने कर लिया कि हम इन लोगों को हायर कर रहे हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर उनको प्लेसमेंट करेंगे और उनको उनके रेस्पेक्टिव रोल्स के हिसाब से उनको प्रोवाइड करेंगे, और फाइनली नर्चर करने के लिए उनकी ग्रोथ को, उनके पोटेंशियल को तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवर यूज ऑफ डेट? डेट का मतलब आपको पता है, कर्जा, ऑल राइट। अब कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब्स कर रहा है? लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, रिड्यूस्ड फाइनेंशियल रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, D, optimal capital structure. What do you think is the right option? A is the right option. Liquidation. Why liquid? What do you mean by liquidity? Liquidity means which can be easily converted into cash. हिंदी में बोलूं तो तरलता, all right? Easily convertible. Let's understand while reading the solution. Debt is a risky yet cost-effective instrument that businesses can utilize. But when a company incurs debt, it is obligated to pay interest and charges. ठीक है, आपने लोन लिया है, आपने उस लोन का इस्तेमाल किया है, बट उस लोन का आपको बकाया मतलब इंटरेस्ट और चार्जेस पे करना होता है। इफ दोज चार्जेस आर नॉट पेड बाय द फर्म, देन द फर्म में गो इनटू लिक्विडेशन। अगर वो चार्जेस फर्म पे नहीं कर पाई है तो लिक्विडेशन हो जाता है। Since debt is a riskier instrument, its increased use or overuse would increase financial risk rather than reducing it. ठीक है? The profitability of a business is placed by its overall capital structure, which includes both equity and debt. Also, an overuse of debt is indicative of higher financial risk, which may negatively impact the profitability of a business in the long run. When the ratio of debt to equity is such that it increases the value of equity share, the capital structure is considered optimal. ठीक है, लेकिन डेट का ओवर यूज करना मना किया गया है। इज दैट क्लियर नाउ? Question number 3. What can be inferred about the relationship between business firms and their environment? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका, business firms have complete control over their environment. Do you think so? I don't think so. Business firms are isolated entities with no external influence. Again, ये जहां पे ये words आ गए ना, extreme word, complete
isolated, not, all right, only, ये बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं और यूजुअली ये दोनों गलत होते हैं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। कंप्लीट कंट्रोल होता ही नहीं है फर्म्स का, तो मार्केट डिसाइड करता है। सिमिलरली आइसोलेटेड नहीं होती हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। सी, बिजनेस फर्म्स मस्ट अडेप्ट टू द चेंजेस एंड फोर्सेस इन देयर एनवायरनमेंट। बिजनेस फर्म्स हैव द पावर टू एलिमिनेट ऑल थ्रेट्स। अगेन एक वर्ड आ गया ऑल, तो ये देखिए तीनों वर्ड नो, ऑल और कंप्लीट, ये तीनों वेग स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑलराइट, यूजुअली बिजनेस को अडेप्ट करना होता है जो भी चेंजेस होते हैं मार्केट में। ओके, adaptability is a very important factor in your personal life also, as well as while you run a business also. Option C is the right answer. It operates within a larger environment that includes external factors such as economic conditions, consumer preferences, technological advancement, competition, legal regulations, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ डिग्री तक बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर आपको बोलने की ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल, देन इट इज नॉट ट्रू। देयरफॉर सक्सेसफुल बिजनेस को अडेप्टेबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए टू चेंजेस एंड फोर्सेस इन देयर एनवायरनमेंट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। जिस तरीके से ये दो क्वालिटी मैंने आपको बताया, अडेप्टेशन और रिस्पॉन्सिवनेस, बिजनेसेस में अप्लाई होती है जो सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। हम देखते हैं टाटा, ठीक है, हम बड़े बड़े बिजनेस के बारे में देखते हैं और बाकी चीजें। उसी तरीके से पर्सनल लेवल पे भी आपके पास ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। सिंस यू आर नाउ गोइंग टू कॉलेज, यू मस्ट अडेप्ट दीज स्किल्स। ऑलराइट, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। नाउ यू विल बी डायरेक्टली एंगेजिंग विद द वर्ल्ड एट लार्ज। द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू एम्प्लॉइंग ह्यूमन लेबर इज स्पेशलाइजेशन। विच ऑफ द फेयोल्स प्रिंसिपल इज एम्फसाइज। ये आपका रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है, आपको फेयोल्स के प्रिंसिपल याद रहने ही चाहिए। ऑलराइट, आप सभी को फेयोल्स प्रिंसिपल याद है तो आपने इसको करेक्ट मार्क किया होगा। आई डोंट नीड टू फर्दर एक्सप्लेन। ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन सी डिसिप्लिन, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ वर्क। ह्यूमन लेबर के स्पेशलाइजेशन से क्या बात कर रहा है, ये डिवीजन ऑफ वर्क की। ऑलराइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल suggests that any project must be broken down into manageable tasks that are distributed among employees depending on their areas of specialization. A specialization in a skill is encouraged by this division of work. The unity of command principle implies that each individual within an organization should report to and receive orders from only one superior. Therefore, each person should have only one boss or superior. According to unity of direction principle, all tasks within the same goal must be managed by a single leader and must follow a single plan. अगर एक टास्क समझ लो, उस टास्क का नाम है ए। अब इस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है, दो लोगों से, 1 2, इनके ऊपर बैठे हुए हैं 3 लोग, ठीक है, 3 4 5। अब ये इसको रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, पर इन दोनों को मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये टास्क ए कंप्लीट होगा कि नहीं हुआ इसकी तरफ से। सिमिलरली इसने रिपोर्ट किया इसको। अब इनके बीच में कितनी कम्युनिकेशन लेवल है वो डिसाइड करना होगा। अब अगर ये तीनों हट जाएं, ऑलराइट, नाउ देयर इज ओनली वन सीनियर हु इज एबल टू मैनेज द होल टास्क। अब एक सीनियर की वजह से सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो टास्क कंप्लीट हो सकता है। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और बाकी सब चीजें अचीव हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statements is correct? The capacity of a superior to secure compliance from subordinates is exclusively influenced by their personal characteristic. अच्छा, B, responsibility primarily flows upwards, with subordinates being responsible to their superiors for performing assigned duties. C, authority is not limited by any external factors and can be exercised without any constraints. Do you think ये बहुत ही vague statement है, not or without? As we move higher up in management hierarchy, the scope of authority decreases. Again, it is illogical.
इफ यू मूव अप हायरार्की अथॉरिटी विल इंक्रीज। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे आपका ए और बी। द कैपेसिटी ऑफ अ सुपीरियर टू सिक्योर कंप्लायंस इज एक्सक्लूसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पर्सनल, अगेन it is not influenced by their personal characteristic. It has to be taken into consideration their professional. All right, so option B is the right answer, not exclusively by the personal base. ऑप्शन बी। देखा, आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। ऑल राइट, सो फार जितने भी अभी तक हमने सॉल्व किए, तो आपने अगर प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रखा है तो यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स एंड एबल टू ज्वाइन योर college or university where from wherever you have dreamt of. All right, responsibility mainly moves upwards where those below are answerable to those above them for carrying out their given task. This means that individuals who hold higher positions are accountable for overseeing the work of their team members and ensuring that tasks are completed as required. ठीक है, ये आप समझ गए। On the other hand, that while personality may play might play a role, it is also influenced by their position within their organization, associated power structures, all right, power dynamics जो होते हैं ना, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केवल पर्सनैलिटी पे ही डिपेंड नहीं होता, और किस पोजीशन पे है, आपका सीनियर कौन से लेवल पर है, उसके हिसाब से भी वर्क इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और अथॉरिटी बढ़ती है, इट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है, ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट। ऑल राइट, टू शोकेस अ मैनेजर्स प्रोफेशनल नॉलेज। शोकेस, I don't think so. It is about to manage, to emphasize the importance of directing abilities, to create a common understanding among subordinates, to minimize noise and feedback in communication. This is also not true. And do you think communication is coming under the directing? Huh? Or it is much more beyond directing? It includes several other parts also, like planning, organizing, cooperating. Huh? This is also incorrect. Option C is the right answer. To create a common understanding. जब communicate करोगे ना आप 10 लोगों से, समझ लो आप एक टीम लीड हो और आपके अंदर 20 लोग काम करते हैं, 20 persons. So if you are communicating, doing a meeting with all of them, then you are building a common understanding. All your team members now know what kind of work you want them to do at what point of time accordingly. ठीक है, option C is the right answer. In managerial context, effective communication is essential to ensure that everyone within the organization or team understand the goals, expectations and tasks. समझ गए? मेन चीज क्या है? गोल्स अचीव हो सकें, एक्सपेक्टेशंस अचीव हो सकें और टास्क कंप्लीट हो सकें। इज दैट क्लियर? By establishing a common understanding, managers can align their teams, coordinate efforts, and drive collective action towards achieving organizational objectives. Is that clear? Let's move to the next question. Who can file complaint under Consumer Protection Act? बताइए कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? Only consumers who have suffered financial losses. Do you think only those consumers can file who have suffered financial losses? Those who have got uh, poor product, poor quality of product or damaged products, can they not file a complaint in Consumer Protection Act? They can also file. So this is wrong, because again an extreme word, only individuals aged 18 and above. Again, do you think it is the right way? No, because recently we saw a case in Punjab where a birthday was celebrated and a family gave an order on Zomato to purchase a cake via online. But that a cake, when it came, it led to the death of the girl child who was very much in
high spirit and excited to celebrate her birthday, but unfortunately, because of the poor quality, she was in school, poor quality of cake. And when there was an investigation done by the police, it was found out it was a fake name. There was no such shop, all right, with that name. Ultimately, the parents of the girl ordered the cake via same method, and then they were able to find out from where the product was being coming. It was coming from a different place where the hygiene and quality were not maintained. So this is also correct, incorrect. C. Any person who is a consumer as defined by the act. Only registered members of consumer organization. वेरी इजी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ओनली ओनली एंड ओनली, ठीक है. डिफाइंड बाय एन एक्ट, लीगल, लीगैलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये लीगैलिटी की. इज दैट करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. You can go through this. We have just discussed in detail. Question number 8. What was the primary reason for the shift from stock market floors to brokers' offices for executing trades? Increased convenience for buyers and sellers. B. Introduction of public outcry auctions. C. Adoption of partnership firms as intermediaries. D. Implementation of online screen based electronic trading. बताइए क्या आंसर हो सकता है? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए इन चारों में से क्या कर सकते हैं? एंश्योर रहे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड हो, ऑलराइट, और एक्सेसिबल हो, लाइन में खड़ा ना करना पड़े, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल और बाकी मीडियम्स के थ्रू अपने स्टॉक्स को गेन कर सकते हो, ऑलराइट, टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेबल हो. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. The advancement of technology, particularly adoption of online screen-based electronic trading, allow buyers and sellers to execute their trades electronically from their broker's office or अपनी personal location से. This shift eliminated the need for physical presence on the stock market floor. It significantly increased the convenience and efficiency of trading for the market operations. Participants, question number 9. Which of the following statement is correct? Again, you need to identify. ये हमारे कौन से चैप्टर से है? एंटरप्रेन्योरशिप, ऑलराइट, ये हमारे CUT में इंक्लूड किया गया है. Let's read all the statements one by one. Entrepreneurship contributes to the creation of resources by accumulating raw materials. Entrepreneurship contributes to the creation of resources by exploiting existing resources. Entrepreneurship contributes to the creation of resources by generating value through combining factors of production. Entrepreneurship contributes to creation of resources by selling goods and services to society. What do you think is the right option? Exact option. How? What is? First of all, you need to understand what is entrepreneurship. Entrepreneurship is done by an entrepreneur. All right. He or she is a risk taker who wants to pursue and build a company where he or she is able to find out the exact market he wants to cater to, his target audience. All right. So it's a very wonderful thing to be an entrepreneur because he or she will be able to generate employment. Is that clear? अब creation of process by accumulating raw materials, ये तो बहुत छोटा statement है ना. Accumulating, that's, do you think only accumulating raw materials you can create resources, or by exploiting? Both these statements are wrong. Fourth is creation of resources by selling goods and services to society. Is there not any other broad factors, like factors of production are not involved, or entrepreneur is not generating any value by doing this creation of employment? Again, this is wrong. Option C is the most accurate description of entrepreneurship. Option C is the right answer. ये पूरा solution पढ़ना बहुत important है. It is a creative
an active process where entrepreneurs use different things like labor, capital, and tech to produce new and useful products and services that people want. ठीक है? By doing this, entrepreneurs make things that have value, which helps economy grow and improve. All right, something valuable. It's not just about earning money, but you have to provide something valuable that people will value, and in return, they will provide you money. They are smart at turning raw materials into valuable resources, keeping the cycle of new ideas एंड सक्सेस गोइंग. अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, कौन सी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अडेप्टेशन और रेस्पॉन्सिवनेस. ऑलराइट, सो एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इज दैट क्लियर? आप पूरे बिजनेस स्टडीज को इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप इजीली पूरा का पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं. While raw materials may be essential components of production process for certain business, the act of merely accumulating raw material does not encompass the essence of entrepreneurship. Entrepreneurship is not about exploiting resources. Instead, it involves optimizing and efficiently utilizing resources. Is that clear? While entrepreneurship does contribute to creation of resources, the act of selling goods and services to society is not the sole mechanism. All right, we always need to look at business studies a holistic approach. We need to maintain in our mind a holistic approach when we are solving the MCQs of business studies subject. Question number 10. Which of the following sets includes elements of promotion mix? A, B, C, D. ये अगेन रिमेम्बरिंग, आपको अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो सॉल्व, बिकॉज बिजनेस स्टडीज इज थ्योरेटिकल. यू नीड टू बी थरो विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस. व्हाट डू यू मार्क? आपने क्या मार्क किया है? लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन कि आपने सही किया है कि नहीं. ए, सेल्स प्रमोशन, प्राइसिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी. बी, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. सी, पर्सनल सेलिंग, packaging, sales promotion and public relations. And D, publicity, advertising, sales promotion and personal selling. What do you think includes the elements of promotion mix? आज की डेट पे आप देखते हो ना, आप यूज करते हो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया. आप वहां पर देखते हो एड्स आते हैं, राइट? जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो वहां पे ऐड देते हैं. जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, वो अपना ऐड देती हैं, राइट? और जो कॉल्स होती हैं, आपके पास कॉल्स भी आता होगा कि इफ अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, उसको क्लिक करने के बाद आपका डेटा जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है. फिर वहाँ के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं आपको कॉल करके आपको परसुएट करते हैं कि क्या सर आपने यहाँ पे चेक किया था, तो डू यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ फाइनली पब्लिसिटी. पब्लिसिटी कैसे? जब वो हायर करती है कंपनी किसी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या किसी अलग मैकेनिज्म से. सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? What are the elements of promotion mix? Option D is the most accurate answer here. Promotion mix describes the option assortment of marketing strategies that a company uses to meet its communication goals. ठीक है, कौन से goals? Communication, अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट में कि हमारी कंपनी क्या काम कर रही है और क्या प्रोडक्ट दे रही है. Marketers employ a range of communication techniques to educate and persuade customers about the goals offered by their company. First is advertising, sales promotion, personal selling, and publicity. These resources are also known as elements of promotion mix. They can be deployed in various combinations to accomplish promotion objectives. Is that clear? आप मॉल में जाते हो तो कभी लोग कई सारे स्टोर्स आपका नंबर सेव कर लेते हैं और जब भी कोई वहां पे स्कीम आती है तो आपके पास मैसेजेस आ जाता है. Which of the following job positions can be excluded while listing different posts that come under top management? A, Chief Finance Manager. B, Foreman.
सी chairperson, या डी vice president? What do you think we are talking about top management? So what all jobs are available in top management? Chief finance manager is a top management job, so it must be included. Chairperson is also the head of the company. Vice president is also a top management. Only the foreman is not included. It is excluded while listing different posts. Is that clear? So option B is the right answer. Why? Because foreman belongs to the level of supervisory management. It involves looking after the work of the ground workforce. Is that clear? Question number 12. ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. अ सेल्स पर्सन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स 7 courses and earns a revenue worth ₹5 lakh. एक सेल्स पर्सन ने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 कोर्स बेचे और 5 लाख रेवेन्यू अर्न किया. फॉर सेलिंग दिस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही गेट्स इंसेंटिव ऑफ ₹5,000. अब 5,000 का उसको इंसेंटिव मिला कमीशन के रूप में. Which of the following steps of control has been highlighted in the above scenario? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप इसमें यूज हुआ है. ऑलराइट, इस केस स्टडी में, इस सिनेरियो में. सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, सी टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फॉर डेविएशंस, और डी मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. ये तो बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे. अगर कोई सेल्स पर्सन कोर्स बेच रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो हम उसके लिए क्या देखते हैं? हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी के लिए. ऑलराइट, सो सिंपली वी आर measuring the performance of that employee. Is that clear? Option D is the right option. Measurement of employees performance एक step होता है controlling process का. उसमें involve होता है evaluating करना और measuring करना actual results या फिर output generated by employees. इस given case में performance of salesperson has been measured in quantitative terms. And incentive has also been provided based on that measurement. ठीक है, जितना रेवेन्यू नंबर्स जनरेट किया उसके हिसाब से उतना इंसेंटिव प्रोवाइड हो गया. इज दैट क्लियर? कमीशन. Setting up standards is a step that includes the establishment of performance benchmarks, which are later used for comparing performance. Comparing performance with standards is a step where the performance of an organization or the individual is compared for the established and actual standards. ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये कंट्रोलिंग के अंदर नहीं आती है. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ डज प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन इन मैनेजरियल प्रोसेस? ए, by setting goals and making predictions for the future. All right, मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. B, by forcing managers to think differently and anticipate future conditions. C, by focusing on routine tasks and procedures. Or D, by avoiding decision making and leaving things to chance. What do you think? How does planning promote innovation? Right, we are talking about planning which is promoting innovation. तो वो किस तरीके से कर सकता है? जब तक आप अपने थिंकिंग और अप्लाइड स्किल्स को, फ्यूचर कंडीशंस को एंटिसिपेट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, यू आर एंटिसिपेटिंग what might happen, what kind of conditions that might arise in future. All right, so the managers need to think differently. They need to adopt an approach which is different and adaptable. All right, and they must be able to anticipate. So option B is the most accurate answer. Option B. Is that clear? Planning encourages innovation by challenging managers to think outside the box and anticipate future circumstances. This process fosters the discovery of improved ideas. By envisioning potential scenarios, businesses can adapt and stay ahead.
in ever changing landscape, fostering continuous improvement and growth. देखिए बार बार adaptation का repeat हो रहा है. All right, you guys are very lucky to read this subject. You have now the skills required. If you are from a business family, you must now be able to relate all theory knowledge into practical terms. And if you are from a family where job and services are being done, then you must understand that what all factors are responsible in running an organization and how a person is playing an important role by leveraging his skills and earning the money from that skills as a source of income or salary. Question number 14. Various organizations make great connections with colleges, universities, and vocational schools to recruit qualified candidates for open positions within the organization. This source of recruitment is known as A. Campus recruitment, B. Direct recruitment, C. Casual callers, D. Placement agencies. What do you think is the right answer? Campus recruitment. Directly आप हमने कई बार वर्ड सुना है कैंपस प्लेसमेंट का. जैसे ही फाइनल ईयर आता है सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं अपने, क्योंकि जो भी उन्होंने कॉलेज के 3 साल में 4 साल के कोर्स में गेन किया है, जो स्किल्स जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं और साथ ही में उन्होंने जो खुद अपना पर्सनल एफर्ट लगाया है, उसके बेसिस पे कंपनीज उनको हायर करती हैं. आप लोगों ने एड्स भी देखा होगा, और मैंने तो अक्रॉस इंडिया सारे कॉलेजेस का मैंने ऑब्जर्व किया है. जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है. कई जगह कभी कभी क्या इश्यूज भी हो जाता है, मे बी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ना हो. डीयू में अगर मैं डीयू का केस बताऊं तो 50 lakhs 60 lakhs तक का पैकेज मिलता है एक फ्रेशर को अगर वो अच्छी कॉलेज से है. ऑल राइट, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न as well as enjoy your college life and get recruited through campus placement. Is that clear? हर यूनिवर्सिटी की हर कॉलेज की एक प्लेसमेंट सेल होती है, उसके थ्रू आप अपने आप को अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से आप कॉल कर सकते हो. ठीक है, एवरी कॉलेज एंड एवरी यूनिवर्सिटी मस्ट हैव दिस प्लेसमेंट सेल इन देयर प्रेमाइसेस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. ये मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है. अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम फेयोल्स प्रिंसिपल्स. ऑल राइट, इफ आई हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट, रिवीजन होना चाहिए फेयोल्स प्रिंसिपल्स का आपको थरोली. इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. कॉलम ए में आपको 4 ऑप्शन दिया है. डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, इक्विटी, ऑर्डर. कॉलम बी में 4 ऑप्शन है. फॉस्टरिंग टीम स्पिरिट एंड पॉजिटिव कोलैबोरेशन, dividing task into smaller parts, orderly placement of men and materials, D. ensuring fair and just treatment of all. What do you think is the right option? अगर आपने एक भी आइडेंटिफाई कर लिया ना कि डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है, इट मीन्स ऑर्डरली प्लेसमेंट, डिवाइडिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ऑलराइट, इक्विटी का क्या मतलब होता है? ensuring free and treatment, just and free treatment of all. 3 का 4. ऑल राइट, 3 का 4 किस में है? इसमें है. ये ऑप्शन गलत हो गया. इसमें भी है, ये ऑप्शन गलत हो गया. बचे आपके पास 50-50. ऑल राइट, 4 का 3 है ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ थिंग, तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए. अब आपको फर्स्ट का देखना है. एस्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब डिवाइडिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और डिवीजन ऑफ वर्क होता है इसका ए का मतलब होता है डिवाइडिंग टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट और कोलैबोरेशन. तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सेलेक्ट ऑप्शन ए एज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? अगेन आप मैच द कॉलम में कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो? एलिमिनेशन टेक्निक. बहुत इजीली कि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो. ऑल राइट, आपके पास प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल आंसर मार्क करने की, करेक्ट आंसर मार्क करने की बढ़ जाती है. डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, इक्विटी एंड ऑर्डर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
ये सारा का सारा आपको मतलब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैच द कॉलम के थ्रू आपने आइडेंटिफाई किया कि इसका क्या पर्पस होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑल राइट, लेट मी रीड यू क्विकली। फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क, divided into smaller and manageable tasks and distributed to each employee। ठीक है, स्पिरिट डे कोर्स मतलब टीम वर्क, bonhomie, ऑल राइट, हार्मनी, कोहेशन, टीम स्पिरिट। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल क्या कह रही है, टीम इंडिया हमको लेके चलना है। ऑल राइट, गवर्नमेंट भी आज के टाइम पे स्पिरिट डे कॉर्प्स को फॉलो, ताकि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सकें। इक्विटी का मतलब आपको पता है, ये फेयर एंड जस्ट, fair and impartial, all right, it involves kindness, justice, is that clear? There is no discrimination and ethical considerations are respected. Finally, order, it means orderly management, arrangement of physical and social aspects. Is that clear? Now this question you can easily solve if it comes in your actual examination. Let's move to the next question. Next question, question number 16। ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर, प्रोडक्शन साइकिल और लीड टाइम। और कॉलम 2 में आपको इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, टाइम गैप between order placement and actual receipt of raw material, surplus of current assets over current liabilities, time duration from receipt of raw material to conversion into finished goods। all right, अब आपने कौन सा मार्क किया है, लेट्स सी एक एक करके। all right, time duration from the receipt of raw material to conversion into finished goods, net working capital, duration up to 1 year, production cycle, lead time। I think C जो है टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, नेट वर्किंग कैपिटल, what do you think is the correct equivalent in column 2 of net working capital? Surplus of current assets over current liabilities, isn't it? ये एक आपका अमाउंट का डिनोट कर रहा है, तो 1 का आंसर है 3। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द ऑप्शन। 1 का 4, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 2। सी, just by knowing the correct option of net working capital, which means surplus of current assets over current liabilities, with the help of elimination technique you are able to find out the correct option। is that clear? 2 is 1, duration up to 1 year, current assets can be converted into cash and cash equivalents, production cycle, time duration from the receipt of raw material to conversion into finished goods, lead time, time gap between order placement and actual receipt of raw material। Option B is the correct। So in match the column, you have a higher probability of using this technique। I encourage you and I suggest you to use this technique on any of the options available given in your question, and with the help of that you will be able to eliminate 2 options probably and will be left with 50-50। Fortunately in this you were able to find out the answer only with the help of first option, because there is no other options available। Also you need to be confident of the answer you choose for the first time, you must not be confused and not be in a hurry। even if you have find out the correct option, give to every question at least 10 to 15 seconds of your time, because you have ample amount of time to solve all the questions provided to you। Question 17, arrange the steps in the process of organizing in correct order। 1 2 3 4, establishing authority and reporting relationships, departmentalization, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ क्लास। अगर आपने अच्छे से जो हमारा AITS 8 गया है
उसका लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, उसको अगर आपने प्रीव्यू किया होगा, देखा होगा, ऑलराइट, प्रॉपरली फुल कंप्लीट देखा होगा उसको, तो उसमें आपने उसकी मदद से, अगर आपका रिटेंशन स्ट्रांग है तो उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई, कोई भी अगर हम काम करते हैं, किसी भी प्रोसेस में अगर कुछ हम स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें करना क्या है, और फिर उसको डिवीजन करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज दिस आइडेंटिफिकेशन। लेट्स लुक एट द हेयर, ये ऑप्शन में नहीं तो ये हट गया, बी में है, सी में नहीं ये हट गया, और डी में है। ऑल राइट, नाउ वी आर लेफ्ट विद बी एंड डी। नेक्स्ट, once we have done the division of work, इसमें दिया हुआ है 3 का 2, then we need to do departmentalization. All right, इसमें दिया हुआ है 4 assignment of duties. What do you think is the correct? We need to do departmentalization after the division of work. So option B is the right answer. After that we do assignment of duties and finally establishing authority and reporting relationship. All right, so I encourage you to visit our YouTube channel, watch all the lectures which are freely available. Guys, जो resources freely available हैं उसको बिल्कुल मत छोड़ो। All right, I am telling to everyone, each one of you, use your maximum focus on the resources which are being provided to you by us. Option B. First, we need to identify what kind of work we need to do, and then we need to do division of work. Second is departmentalization. Third is assignment of duties. Fourth is establishing authority and reporting relationships. Now is that in your mind clear? Process of organizing starts with identifying, dividing, grouping, followed by assigning duties, and finally establishing the lines of authority. I hope now you can solve the questions if it is coming from the topic of organizing. All right. Even if from any other topic, all right, in the whole business studies, you always look for the option where it has mentioned the word identification. In the question type of arrange the step or arrange the correct order. Is that clear? Look for this keyword identification. This is always going to be the first point. Question number 18. Arrange the process of controlling in sequential order. Right? 1, 2, 3, 4, 5. Setting standards, measuring actual performance, analyzing deviations, comparing actual performance with standards, taking corrective actions. So we have to arrange. Now the process of controlling की बात हो रही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया था? ऑर्गेनाइजिंग। नाउ वी आर सॉल्विंग कंट्रोलिंग। आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आता है बिजनेस स्टडीज में। इट्स यूजुअली अराउंड टू अरेंज द प्रोसेस। इज दैट क्लियर? So 18's, let's look at the options. First two, 1 2 3 4 5, ये कह रहा है इसके हिसाब से, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? सिक्वेंशियल ऑर्डर सेटिंग स्टैंडर्ड्स तो बाद में होता है, राइट? देन फिफ्थ, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अगेन इट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, इट्स, ये तो लास्ट का स्टेप है, राइट? Then it's C. 1 2 4 3 and 5. Setting standards is the first step, measuring actual performance is the second step, comparing actual performance with standard is the third step, analyzing deviation is the fourth, and this is 5. Option C is correct. Option D, ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए, ये दोनों बचे। Option C is the right way of arranging the process in sequential order. Option C. All right. First is setting standards. You need to set standards in the initial stage of control procedure. At this stage, standards are set so that later comparisons can be made. All right. Second is measuring actual performance. Involves evaluating actual performance which occurs after the performance standards have been established. Third is comparing actual performance with standards, is the step where actual performance is compared to established standards. Is that clear?
then analyzing deviation, and then finally taking corrective actions based on the process of feedback, all right, and constructive criticism. Let's move to the next question. 19. Mr. A is responsible for keeping tools, machines, and materials ready for operations for the associated workers. As per functional foremanship, the role of the dash is highlighted here. Okay, tools, machine और materials किसी भी operations में कौन manage करता है? Who do you think is responsible for the functional foremanship? The role जो role यहाँ पे mention किया गया है. Inspector, gang boss, repair boss, speed boss. ये बहुत ही exciting answer है इसका. E, gang boss. Gang boss is the right answer. He must be the boss of the gang. How come? चलो आंसर पढ़ते हैं. A gang boss is a functional foremanship who is responsible for keeping the machines, the materials, the tools, and other items ready for operation by workers. Speed boss under production is responsible for accurate and timely completion of the job. Repair boss is in charge of ensuring proper operating and working conditions of tools and machine. Inspector is for checking the quality of work presented. Now clear? Now if you are giving responsibility of managing tools, you are the gang boss. You are the boss of the gang. Okay? In terms of business studies. Dash is a fill in the blanks type question hai. Dash is a type of plan that provides a basis for interpreting strategy, which is usually stated in general terms. A, procedure, B, policy, C, budget, D, objectives. Okay. Dash is a type of plan that provides a basis for interpreting strategy, which is usually stated in general terms. Okay. Policy. पॉलिसी एक तरह का प्लान होता है जहां पे पहले हम स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट करते हैं एक जनरल टर्म्स में. ये आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर क्वेश्चन है. आपको इन चारों का क्लियर होना चाहिए क्या मतलब होता है. ठीक है. You must be able to recognize the differences between all these four options as these are very closely related. A policy is a type of plan that provides guidelines for decision making and action. It serves as a basis for interpreting a company's strategy, which is often stated in broad terms. Policies help translate general goals and directions of an organization into more specific courses of action. अब समझ में आ गया आपको ये पढ़कर कि पॉलिसी एक तरह से जो जनरल गोल्स होते हैं ना, या कोई भी किस तरीके की किस डायरेक्शन में मूव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, वो एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन बताती है. राइट. और बाकी चीजें क्या है? प्रोसीजर्स आर मोर अबाउट स्पेसिफिक मेथड्स फॉर कैरिंग आउट टास्क. कौन सा मेथड हम इस टास्क में यूज करेंगे. बजट्स क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल प्लान होते हैं ताकि कौन सी रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट होगी. और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. मेजरेबल गोल्स, इनको मेजर कर सकते हैं कि कैसे हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर एक टास्क को अचीव करना है. अब आपको ये माइन्यूट डिफरेंसेस चारों के बीच में क्लियर है. राइट. क्वेश्चन 21 अपॉन, ये देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. बिजनेस स्टडी में आपके पेपर में केस स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएंगे. ऑल राइट. अपॉन एंटरिंग द जापानीज मार्केट इन 2005, XYZ Electronics employed a localization strategy. Okay, fair enough. They customized their products, store designs, and pricing to fit Japanese cultural preferences, as exemplified by their Sakura edition, inspired by cherry blossoms. All right, okay, cultural भी आ गया वहाँ पे. Good, very good. In the scenario described above, which feature of business environments is being highlighted? Very good question. What do you think? What is the scenario which is being depicted in the above case study? Let's read the options. Technological advancement. Do you really think so? I don't think so. Relativity. Competitive pricing. Again, it's not about talking about pricing. Product difference. Okay, now you have two options available. Now, wherever we see the involvement of cultural preferences, right, where a company has given promotion of the to adjust according to the cultural preferences,
We are talking about the relativity. Option B is the right option. Let's look at the solution. Option B. The relevant feature of business environment discussed in the scenario is relativity. It refers to the adaptation and alignment of product, services, and strategies by multinational companies to suit specific cultural preferences and local market dynamics. All right. जैसे currently आज की डेट में हमारे पीएम मोदी ने क्या प्रमोट किया है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी इंडस्ट्री अच्छी हो सके? वोकल फॉर लोकल. It means we must encourage our local businesses, which is being started by Indians, so that they can compete at a global level. अब इस केस में क्या है? XYZ Electronics is modifying its product store layouts and pricing to resonate with local population in Japan, showcasing the importance of adapting to the relative factors. Wasn't that a very good question? And these kind of questions will definitely come case study in your subject of business studies. Fill in the blanks. Dash is defined as the process of shifting all or a portion of ownership and control of government-owned business industries to privately held sector. A. Demonetization, B. Privatization, C. Globalization, D. Digitalization. All right. What do you think is the correct option? A process of shifting all or a portion of ownership and control of government-owned industries to privately held sector. ये तो आपके इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, isn't it? इकोनॉमिक्स में तो एक प्रॉपरली इसका एक चैप्टर है. So correct option for this is privatization, where private sector has been given importance. ओनरशिप एंड कंट्रोल अगर गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटली हेल्थ सेक्टर में दे दिया जाए तो उसको प्राइवेटाइजेशन करते हैं. इजंट इट सिंपल? आप ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको फुल में फुल स्कोर करना चाहिए और आप कर भी सकते हो. ये बहुत ही इजी टू मॉडरेट इजी क्वेश्चन है. इट इज नॉट इवन मॉडरेट, ये बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है. मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बट यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू सॉल्व आवर मॉक्स वेयर यू विल बी सॉल्विंग इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. Because NTA can ask, all right, the pattern is evolving. Is that clear? Mostly the questions will be easy to moderate. Now this is match the column. And I have told you to use the elimination technique in match the column. In column 1, you have been given the mention of rights. Right to seek redressal, right to safety, right to be informed, right to chase. And in column 2, you have been given the explanation of all these rights. Let's look at it one by one. Right to seek redressal. Consumers have the right to be safeguarded against goods and services that pose risk to their lives. Okay, do you think? No, I don't think it right to seek redressal का ये होता है. Consumers have the entitlement to access comprehensive information regarding the product they intend to purchase. Okay, consumers enjoy the liberty to choose from a diverse range of products available at competitive prices. ये तो 4 का तो ये 3 हो गया. Isn't it? तो 4 का 3 हो गया, मतलब 2 3 लो. अगेन एलिमिनेशन टेक्निक काम आ गई. 4 का आपने आइडेंटिफाई राइट टू चूज, मतलब कंज्यूमर्स हैव द लिबर्टी टू चूज. एलिमिनेशन टेक्निक काम आ गई. तो मैच द कॉलम में तो आप बहुत आसानी से, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, हमारे मॉक सॉल्व कर रखे हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो करेक्ट ऑप्शन. अब 1 का 4 है, मतलब राइट टू सीक रेडिएशन, मतलब कंज्यूमर्स आर एंटाइटल्ड. क्वेश्चन नंबर 24. कॉलम 1 में आपके 4 ऑप्शन हैं, कॉलम 2 में आपको 4 ऑप्शन है. मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है ये. सेंसेक्स, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बदला. देखिए BADLA, ये एक डेफिनेशन, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. ये वो वाला बदला है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें आप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा नहीं. A settlement carry forward system incorporated under Companies Act 1956 represents how the stock market has performed, established in 1992 and granted a stock exchange listing in April 1993. 1 का 4, 1 का 1, 1 का 4, 1 का 1 and 1 का 3. So let's say Sensex
means a settlement carry forward system. No, this cannot be right. B is 1 ka 4, which is established in 1992 and granted a stock exchange listing in April 1993. Okay, no, it doesn't. ये तो खुद का एक stock exchange है, ये तो खुद का एक stock market है. Then again 1 3, which is represents how the stock market has performed. Yes, this is the correct option. So on the basis of just elimination method, you have find out the correct option. Let us look at the solution. Option D. You just checked, if you are aware, you know about Sensex, it represents how stock market has performed. You can easily find out the answer using elimination technique. मैं आप कई बार इस वर्ड का यूज करने वाला हूँ इस क्योंकि in business studies where you will get multiple MCQs based on match the column, you can identify the correct answer and choose the correct option on the basis of using elimination technique. ये इसका सोल्यूशन है. सेंसेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब OTCEI, ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये अप टू डेट आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस एक्सचेंज है. ये 1993 में इसको स्टॉक एक्सचेंज का स्टेटस दिया गया था और इसको फाउंड आउट किया गया था. इट वाज फाउंडेड इन 1992. और जो बदला है BADLA, बदला मतलब एक कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑफ सेटलमेंट जो BSC पर होता है. इज दैट क्लियर? इसका मतलब कि जैसे ट्रांसफर ट्रांजैक्शन का होता है वो फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर सेटलमेंट कैसे किया जाता है. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन 25 मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन. कॉलम 1 में आपके चार आपको दिए गए ब्रांड मार्क, जेनरिक नेम, ब्रांड और ट्रेडमार्क. कॉलम 2 में आपको इसका एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉन्सेप्ट कॉलम 1 का कॉलम 2 से मैच करता है. फर्स्ट वी लुक एट नंबर 1 पे ब्रांड मार्क दिया गया है. इसको दिया गया है फर्स्ट का 2 व्हिच इज हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. डू यू थिंक सो कि ब्रांड मार्क हेल्प्स करता है आइडेंटिफाई करने में? बिकॉज ब्रांड मार्क तो कुछ भी हो सकता है ना. हाँ? कुछ भी उसका आपका हो सकता है, जैसे EF दे रखा है या किसी और का कुछ और तरीके से होगा, राइट. देन 1 का 3 प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन. ये तो आपका नहीं है. लीगल प्रोटेक्शन तो आपका ट्रेडमार्क देता है. ट्रेडमार्क तो 4 का 3 है. लेट्स लुक एट 4 का 3 किसमें दिया गया है? ओनली इन ऑप्शन सी. सो अगेन बाय जस्ट आइडेंटिफाइंग वन ऑप्शन यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक आपने आइडेंटिफाई कर लिया है अपना करेक्ट सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन को सही देख लिया तो अब बाकी ऑप्शंस मैच द कॉलम वाले टाइप क्वेश्चंस में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो इसका अकॉर्डिंग टू सी 1 इज फोर्थ व्हिच इज रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट अटरेबल. सेकंड इज 1 जेनरिक नेम, नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, उस पूरे प्रोडक्ट का बहुत सारी कंपनीज उसको बनाती हैं तो उसका एक नाम होता है. ठीक है, जेनरिक नाम. ये करेक्ट ऑप्शन है. 3 का 2 हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ट्रेडमार्क आपको हो गया प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ब्रांड मैक का मतलब सिंबल और लोगो, जैसे ये है EF, एग्जाम फैक्टर का EF है. ऑलराइट, identifies a product or service. It is not necessarily utterable but is recognizable visually. आप easily इसको recognize कर सकते हो इस साइन को देख के. जेनरिक नेम अगेन एक प्रोडक्ट का नाम होता है, नॉट स्पेसिफिक टू एनी ब्रांड. ठीक है, यूनिवर्सली किसी भी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का नाम होता है. ब्रांड आइडेंटिटी बताता है उस प्रोडक्ट की. इसमें उसका टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, ये पूरा. ऑलराइट, 100% CUEG, exam factor, then the sign used, then the color, everything. Then trademark, ये आपका लीगली रजिस्टर्ड ब्रांड होता है. ऑलराइट, जो आपके नाम पे आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है कि इसका ये यूनिक फीचर है और बाकी कोई और कॉम्पिटिटर आपका इस्तेमाल ना कर सके. क्वेश्चन 26, which of the following organizations is in Mumbai? ये आपका रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है.
आई होप आप सबने सही मार्क किया होगा। इफ यू आर अवेयर कि मुंबई में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। ऑलराइट, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया is a well-known organization with its headquarters in Mumbai. It provides consumers the nation across the nation the thorough advice and assistance. समझ गए? एक रिलायबल सोर्स है कस्टमर्स लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड असिस्टेंस। तो आप लोग भी कभी आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप यहाँ पर अपना अवेयरनेस के लिए इनको कर सकते हैं और ये आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, गाइड कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ अथॉरिटी, ऑलराइट, एपेलेट अथॉरिटी, या वो नहीं है कि आपको जस्टिस दे पाएंगे, बट ये आपको गाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और आप सिंस बीएसटी के स्टूडेंट्स हैं, अपने बाकी दोस्तों को और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अवेयर कर सकते हैं इफ दे फेस एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, whether it is related to quality based, all right, or whether it is related to financial. आप थियोरेटिकल चीजों को प्रैक्टिकल करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी is planning a large scale infrastructure, fair enough, project that involves multiple activities with interdependencies, all right. They want to ensure the effective execution of the project within the given time schedule and cost structure. Which controlling technique can be useful for planning, scheduling and implementing? What did you अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस केस स्टडी की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसमें कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉम स्मॉल स्मॉल डिटेल्स टू बिगर मशीनरी, और सारी इंटरडिपेंडेंट है। सारा का सारा प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इफेक्टिवली इस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम शेड्यूल और जितना भी बजट एलोकेट हुआ है उसके अंदर कंप्लीट कर सकें। तो इसमें कौन सी कंट्रोलिंग टेक्निक यूजफुल हुई है? ऑलराइट, व्हाट डू यू थिंक? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, मैनेजमेंट ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट बिकॉज ये अभी प्लानिंग स्टेज पर है। ऑलराइट, कंट्रोलिंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं तो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं प्रोग्राम को। वी कैन डू एन इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम एंड कैन रिव्यू द टेक्निक। बाकी सारे जो ऑप्शन है, मैनेजमेंट ऑडिट, वो होता है जब वो टास्क पूरा हो जाता है। इज दैट क्लियर? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट तो अलग ही चीज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन द गिवन सिनेरियो, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको हम PERT भी कहते हैं, एक नेटवर्क टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम प्लान, शेड्यूल और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। इस केस स्टडी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और इंटरडिपेंडेंट होते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज। और PERT एक ऐसा मैनेजमेंट टूल अवेलेबल है जो हेल्प करता है एनालाइज करने में और विजुअलाइज करने में फ्लो और डिपेंडेंसीज को विद इन अ प्रोजेक्ट, और ये आइडेंटिफाई करके देगा आपको कि कितना टाइम लगेगा हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पाथ्स and determining overall project timeline. On the other hand, a management audit क्या होता है? Assessing and evaluating the effectiveness of management practices. हम बात कर रहे हैं management practices की. It is not directly related to planning and scheduling. ठीक है? Small details का differences आपको clear होना चाहिए। आप खुद जब बड़े होके एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या अगर आप किसी भी बड़े MNCs या किसी बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में काम करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत बेस आपका तैयार हो रहा है यहाँ पे, और आप इजीली उन जगहों पर काम कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है इवेल्युएटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड अडहेरेंस टू असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It does not involve planning and implementing infrastructure projects.
ROI तो आपको पता ही है, ये एक मेट्रिक यूज होती है कि जितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसको फाइंड आउट करने में जितना हम लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है। फाइनेंशियल वायबिलिटी को तो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये डायरेक्टली प्लानिंग, शेड्यूलिंग और इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे नहीं बताता। अब आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। What is implied by the term competence requirement? A. The necessity for formal education and degrees. B. Specific skills and attributes needed for effective performance. C. Rich experience in a particular field. And D. Personal traits and characteristics. Competence requirement की बात हो रही है, all right? So every human resource, all right, if you want to become valuable, you must be professionally competent. आप जो भी फील्ड में हो, जिस भी सेक्टर में हो, प्लस प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने फील्ड के बारे में। कोई और आके आपको पाठ ना पढ़ा जाए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, यू आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, nobody, even with all due respect to the people who are in the industry from many years, if you have both of these, you can use the knowledge of seniors having a growth mindset. you आप उसको अपने हिसाब से अपने एबिलिटीज में उसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, स्पेसिफिक स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स नीडेड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? करेक्ट ऑप्शन इज बी। It places significant emphasis on the specific and essential elements that individuals need to possess to excel in their jobs or assigned tasks. It encompasses a comprehensive set of skills, knowledge, and attributes that align with the demands of the role and enable individuals to perform their duties and efficiency and with efficiency and effectiveness. Is that clear? 29. Match the column. मैच द कॉलम देखते ही अब तो एलिमिनेशन टेक्निक दिमाग में आ जाती होगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टडी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स लर्न द टेक्निक अगेन। यहाँ पर हम बार बार उस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, तो आपको वहां पर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में यू कैन इजीली सॉल्व। ऑलराइट, यू साथ में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो बी कॉन्फिडेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, confidence is a very important trait to inculcate in your life as you are moving on from school to college, and gradually you will be joining the workforce. Training, recruitment, development and selection, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिया गया है। Creating a pool of applicants for the job, equipping the employees, negative process, overall growth of employee. Fair enough. Let's look at the option one by one. ऑप्शन ए का 1 का 4th है, ट्रेनिंग। इट मींस ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, ये तो नहीं हो सकता। देन 1 का 2 है, इक्विपिंग द एम्प्लॉयज। यस, दिस इज करेक्ट। इक्विप करना, ट्रेनिंग मतलब, इक्विपिंग मतलब, अब सर इक्विपिंग का क्या मतलब होता है? इक्विपिंग मतलब उनको सिखाना, गाइड करना, मेंटर करना, ताकि वो काम कर सकें, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, 1 का 2। देन सेकंड इज 4 दिया हुआ है, ठीक है। रिक्रूटमेंट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, ये तो नहीं है। सेकंड, ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, सेकंड का 1। क्रिएटिंग अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, करेक्ट है ये। ऑलराइट, अब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 1 का 2, सेकंड का 1 दोनों में सिमिलर है। लेट्स लुक फॉर द थर्ड, डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट नेगेटिव प्रोसेस होता है? नहीं ना, डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय को बताता है। सिलेक्शन जो होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सिंस 50-50 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, इजीली यू कैन eliminate 2 options, okay, and then you can find out the correct option, okay. Let's move to the next question.
ये इसका सोल्यूशन है। आप सबके साथ डिस्कस कर चुके हैं हम कि ट्रेनिंग का मतलब इक्विप करना, किससे? स्किल्स से, नॉलेज से और कॉम्पिटेंसी से। एथिकल नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी, प्रोबिटी, बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में, और आपके अंदर वो नॉलेज ऑलरेडी है, अवेलेबल है। ऑलराइट। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसीज, ये आपको क्लियर है। सोर्सिंग, एडवर्टाइजिंग, स्क्रीनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब जब मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर इनका स्क्रीनिंग किया जाता है कौन से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, और नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स यूजुअली ज्यादा ही होते हैं। ऑलराइट। देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, अगर 5 सीट अवेलेबल है और उसमें 50 लोगों ने अप्लाई अप्लाई किया है तो 45 लोगों को वो सिलेक्शन नहीं होगा, बट उन 5 मोस्ट क्वालिफाइड और अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली क्वालिफाइड बट अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्वालिफिकेशन आपकी होती है बट उस सेक्टर में नहीं होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेरियस केस। क्वेश्चन नंबर 30, Mohan, the finance manager of XYZ company, complies with the conditions and provisions of Companies Act while paying out the dividends. Which aspect of dividend decision is highlighted? Taxation policy, contractual constraints, legal constraints, access to capital market. हाँ, ये अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या आंसर है। आप लोगों ने क्या मार्क किया है? फाइनेंस मैनेजर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, मोहन एक फाइनेंस मैनेजर है जिसको कंपनीज एक्ट का जितना भी प्रोविजन और कंडीशन है उसके साथ कंप्लाई करना है। अब जब वो अपने एम्प्लॉयज को डिविडेंड बांट रहा है, ठीक है, विच एस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज हाईलाइटेड। अब उस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन सा इस इंपॉर्टेंस होता है? टैक्सेशन पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, या फिर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब डिविडेंड बांटना तो एक लीगल कॉन्स्टेंट है। फाइनेंस दिस फाइनेंस मैनेजर मोहन इज बाउंड टू पे द डिविडेंड्स। ऑलराइट। वे कंपनीज एक्ट के थ्रू एनफोर्स किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पे आउट्स। Legal constraints represent that company must follow these provisions when declaring dividends. Thus, when manager is complying with the provisions of the act, they are affected by legal constraints. और बाकी सारे ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट और एक्सेस। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा डिविडेंड पे आउट पे। कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट मतलब कंपनीज मस्ट एंश्योर दैट पे आउट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी कंडीशंस ऑफ लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। लार्ज कंपनीज विद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट इंटेंड टू पे मोर और हायर डिविडेंड्स। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है और मार्केट कैप्चर होता है, उनकी टारगेट ऑडियंस बड़ी होती है, तो वो ज्यादा ही पे करते हैं डिविडेंड। एज दे रिलाई लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फंड्स का एक्सेस होता है, दे हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ finance available to them. These aspects do not relate to the provisions of Companies Act. All right, we need to identify the keywords, what's available in the question, then we can solve the answer based on the options available to us. 31. Arrange the marketing management philosophies at their evolution. ये देखो, ये आपका दिया गया है chronologically. ये event based question है. Right? ये एक इवेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिफ्थ सोसाइटल कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? सबसे पहले क्या आएगा? लेट्स चेक। थर्ड, मार्केटिंग। डू यू थिंक दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? नो, मार्केटिंग कम्स तो बाद में जब आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, देन फिफ्थ सोसाइटल। ये तो एक तो लास्ट होता है यूजुअली, तो लास्ट नहीं आएगा, फाइनली जब सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। C is 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ओके। D is 2 प्रोडक्शन। अब इन दोनों में से आपको ये दोनों ऑप्शन हट गए, अब ये दोनों बचे।
पहले प्रोडक्ट आएगा या प्रोडक्शन आएगा? ऑल राइट, आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहले प्रोडक्शन आएगा। यस, ऑप्शन डी। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग एंड देन सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? ये एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज हैं जो आपको ऑलरेडी ये थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड किया गया आपके टेक्स्ट बुक्स में। अपनी एनसीईआरटीज के बेस्ड हमने एआईटीएस क्रिएट किया है। एनटीए क्या क्या डिमांड करता है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिए। ऑल राइट, और अगर सॉल्व कर रखा है तो इसके सॉल्यूशंस को बार बार ध्यान से देखिए। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, this is the oldest business philosophy where focus is on high production efficiency, low cost and mass distribution. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब फॉलोइंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ओल्डेस्ट बिजनेस फिलोसफी होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। समझ गए ना? अब आप इस क्वेश्चन को अगर आता है तो आप इजी आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका करेक्ट सीक्वेंस। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो बिजनेस को रियलाइज किया कि वुड नॉट सेल देमसेल्व्स, सेलिंग कंसेप्ट इमर्ज्ड, फोकस ऑन अग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। ये 1950 से 60 के बीच में हुआ, ये 1920 में हुआ, ये 1930 50s में हुआ, ये 50s to 60s में हुआ और फिर 60s के बाद हो गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पोस्ट वॉर एरा। देखिए इसमें हिस्टोरिकली आपका जो कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और फाइनली सोसाइटल मार्केटिंग इन द लेट 20th सेंचुरी कि बिजनेसेस भी कंसिडर करने लगे कि हम भी समाज का ओवरऑल वेलफेयर कर सकते हैं, कुछ उनको वापस लौटा सकते हैं। सोसाइटल वेलबीइंग like environment and various other methods through which companies are। ऐसे हमारे इंडिया में एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल राइट, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स किया गया है कि अपने प्रॉफिट का या फिर आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रॉफिट या रेवेन्यू का उनको डिवोट करना है सोसाइटी में फॉर वट एवर सोशल वेलफेयर दे आर डूइंग। इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। So option D is the correct. All right, let's move to the next question. Question number 32. Again, a case study. Nowhere in the world it is necessary for a manager to hold any such professional degree, unlike professions like medicine or law, where a practicing doctor or lawyer requires authentic degrees. Identify the feature of the profession stated above that management does not follow. Well-defined body of knowledge, ethical code of conduct, restricted entry, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये तो बड़ा इजीली है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ये अलाउ नहीं करता दैट फॉर डॉक्टर, फॉर एनी स्पेसिफिक डॉक्टर, लेट्स से फॉर pediatric you must be MBBS, all right? If you have to become CA then you have to qualify the exam of CA, but for becoming a manager you don't need any specific professional degree, all right? Option C is the correct answer because management does not follow the statement, ठीक है, which is restricted entry. In professions like medicines or law there are typically stringent entry requirements including the completion of specific educational degrees, certifications and licensure exams. In contrast, management does not have strict for professionals requirement to hold specific degrees and certifications to become managers. All right? Education and training definitely आपको हेल्प करते हैं अपनी मैनेजरियल स्किल बढ़ाने में, बट ये यूनिवर्सली मैंडेटेड नहीं है, ठीक है? वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है मैनेजर्स का, ठीक है? 33. In many villages there are various panchayats. The government of India has given full authority to all panchayats to take decisions related to the development of villages, ठीक है? अथॉरिटी दे दी गई है. If people have any problems related to the village of its or its development, they must consult the panchayat. कौन सा मैनेजमेंट कंसेप्ट इसमें हाईलाइट किया गया है? ए डेलीगेशन, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी सेंट्रलाइजेशन, डी डिसइंटीग्रेशन। अच्छा बताइए, ये तो आसान है, ये तो आप इजीली मार्क कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है? गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है? सेंटर है,
फिर स्टेट है, स्टेट के नीचे हमारा विलेज लेवल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा ब्लॉक लेवल। ऑलराइट, तो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स। ऑलराइट, देन आपका विलेज लेवल पे पंचायत आता है, ठीक है, फिर ग्राम ग्राम पंचायत इसे कहते हैं। ऑप्शन बी, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो पास कर दी जाती है डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पे, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड के थ्रू। इस केस में टॉप अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट है। ऑन द अदर हैंड पंचायत क्या हो गई, एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास, टू द पंचायत। इसका मतलब कंसेप्ट ऑफ डीसेंट्रलाइजेशन एम्फेसाइज किया गया। डेलीगेशन क्या होता है, जहाँ पे मैनेजर्स और सुपीरियर्स असाइन करते हैं ड्यूटीज को। डिफरेंस समझ में आ गया आपको, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों तो खैर अलग ही हो गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब सारा डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट लेता हो, ठीक है, ऑल। और डिसइंटीग्रेशन मीन्स वीकनिंग और द कोलैप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, एन IT company is conducting a bulk hiring, all right, from a university. The company needs to evaluate the technical knowledge and proficiency of students to select the best candidates for their company. Which of the following tests should the company conduct in this scenario? Personality, interest, trade test, intelligence test. ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट तो उसके बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरेस्ट टेस्ट में उनका किस सेक्टर में काम करने का मन है। इंटेलिजेंस मतलब वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, दे हैव द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाट इज नीड, आई थिंक इट इज सी, ट्रेड टेस्ट। यस, अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है? द कंपनी शुड कंडक्ट अ ट्रेड टेस्ट टू इवेल्युएट द टेक्निकल proficiency and knowledge of university students. It allows for an evaluation of technical knowledge and proficiency along with the potential to learn new tools and systems of candidates. तो मेन पर्पस क्या है, टेक नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इसलिए ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट आपका इनर इमोशंस दिखाता है, इंटरेस्ट टेस्ट आइडेंटिफाई करता है एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और फैसिनेशन, कहाँ पे उनका एम्बिशन है काम करने का, और इंटेलिजेंस टेस्ट उनका साइकोलॉजिकल पोटेंशियल कैंडिडेट्स की बात करता है। हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, टेक्निकल नॉलेज और प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट। अब इसका आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी। There may be changes in the government and it can change the policies and rules which may affect the business severely. An organizational unit would have to deal with effectively to avoid losses. From the above statement, which feature of management is explained? Goal oriented, pervasive, dynamic function या फिर ग्रुप एक्टिविटी। अब इसमें चेंज की बात कर रहा है, चेंज कैसे आता है, कौन सी स्किल जरूरत होती है चेंज को इंक्लूड करने में? अगर डायनामिज्म होना चाहिए, राइट, company or professionals must have this trait of dynamism, adapting to the challenges upcoming and as well as the situation which rise. डायनामिज्म कैसे होगा, डायनामिक फंक्शन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंज का जहां भी होगा ना उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा डायनामिज्म से। ऑल राइट, गवर्नमेंट चेंजेस its policies and rules regularly, and to survive businesses have to adapt these changes. The organizational unit in the above statement would need to be able to assess the impact of the government changes, take steps to mitigate risk quickly and effectively. All right. 36, what is the specific purpose of top management's design of formal organization? Encouraging employee autonomy, fostering strong interpersonal relationships, achieving maximum flexibility, ensuring
स्मूथ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टॉप मैनेजमेंट का इस तरीके से किसी भी कंपनी में डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन जब चलता है तो उसमें स्मूथली उसको रन किया जा सके। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी कि टॉप मैनेजमेंट का डिज़ाइन किस तरीके से है तो एंश्योर नहीं कर पाओगे स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, क्योंकि वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। एवरीथिंग इज इनटू एंश्योर दैट इट रन स्मूथली। वो प्लान आउट करते हैं कि कैसे अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से चलेंगी। इससे सभी लोगों को पता होता है कि उनका रोल क्या है और उनको किस थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है। फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। What is the significance of achieving a state of complete harmony between management and workers? हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं? कंप्लीट हार्मनी किस किस के बीच में? जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में। तो सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्रीज्ड ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, इम्प्रूव्ड फैक्ट्री रेगुलेशंस, प्रिवेंशन ऑफ वर्कर स्ट्राइक्स, रिड्यूस्ड वर्कर मैनेजर कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, जब हार्मनी होती है ना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तो कोऑपरेशन बढ़ता है, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप इंक्रीज होती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर वर्कर्स स्ट्राइक को प्रिवेंट कर सकते हैं और लेबर अनरेस्ट को भी रोक सकते हैं। जब एम्प्लॉयज फील करते हैं कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं और उनको हियर किया जा रहा है और उसको एड्रेस किया जा रहा है बाय मैनेजमेंट, कोई सी भी कंसर्न्स होते हैं, तो मैनेजमेंट एक प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करता है ताकि लेबर डिस्प्यूट को कम कर सकें। ऑलराइट, तो एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे बनता है? बेटर कम्युनिकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेंट करने से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ प्लान मेकर एंड अ प्लान टेकर? आसान सा क्वेश्चन है, आपके प्लानिंग वाले चैप्टर से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर है आपका प्लानिंग। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं चार ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है डिफरेंस क्या है जो प्लान बनाता है और जो प्लान करता है इम्प्लीमेंट। प्लान टेकर्स डेवलप द स्ट्रेटजीज वाइल प्लान मेकर्स आर इन चार्ज ऑफ कैरिंग आउट द प्लान्स। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है प्लान मेकर्स क्रिएट द स्ट्रेटजीज while plan takers are responsible for executing the plans. C. Plan makers are responsible for evaluating the success of plan, while plan takers are not involved in planning process. इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और लास्ट, द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की, प्लान मेकर की भी और प्लान टेकर की, एक जैसी होती है। व्हाट डू यू थिंक इज द मेन डिफरेंस? ऑप्शन बी इज द मोस्ट एक्यूरेट। ऑप्शन बी क्या बता रहा है? ऑप्शन बी बता रहा है कि प्लान मेकर्स जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और प्लान टेकर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको पूरा करने में, टाइमली एग्जीक्यूशन, टाइम पर पूरा होना। ठीक है, द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्लान मेकर एंड अ प्लान टेकर lies in their respective roles and tasks. Option B is the accurate answer. Let us move to the next question. Question number 39. Which of the following is a drawback of production concept? High product demand, customers' preference for higher price products, lack of product availability, expensive manufacturing process. Option B is the right answer. ये तो आप आइडियली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब प्रोडक्शन कंसेप्ट अज्यूम करता है कस्टमर्स विल बी मोर लाइकली टू परचेज प्रोडक्ट्स दैट आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। द ड्रॉबैक इज दैट कस्टमर्स डू नॉट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट सोली बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। ऑल राइट, ये ड्रॉबैक है। बाकी सारी चीजें तो हाई प्रोडक्ट डिमांड, लैक ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अलग अलग प्रोसेस का आइडेंटिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइनेंशियल प्लानिंग includes both short term and long term planning. Which of the following most accurately defines planning that is done
for 1 year or less, financial management, budget, long term planning, capital expenditure, जो 1 साल के लिए की जाती है। 1 साल को हम आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। और हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लाती है, बजट। सो बी इज द राइट आंसर। बजट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होते हैं जो कवर करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग को, ठीक है। ये 1 साल और 1 साल से कम के लिए बनते हैं। और राइट, फेब्रवरी के हर महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट लाती है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट बजट लाते हैं, सिमिलरली अलग अलग कंपनीज बजट एलोकेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होता है, उसका डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल प्लानिंग से लेना देना नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। नाउ फ्रॉम 41 to 45 there will going to be one comprehension, and from 46 to 50 there will be another comprehension. The Over-the-Counter Exchange of India, OTCEI, established in 1992 under the Companies Act. इसमें हम ना देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। Let's read thoroughly OTCEI के बारे में। 1992 में बनाया गया और कंपनीज एक्ट के थ्रू। अब ये क्या है, ये कंप्यूटराइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज टू एफिशिएंटली रेज फंड्स from capital market. It resembles NASDAQ in US and is backed by the financial institutions by UTI, ICI, IDBI और बाकी सारे। Unlike traditional exchanges, OTCI operates as an over-the-counter market where buyers and sellers negotiate terms directly, aided by a transparent computer system. ठीक है? Its goals include enhancing liquidity for securities, especially those of smaller firms, simplifying trading processes and providing cost-effective methods for the new issue sales. एक तरीका कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस का ये होता है कि आप पहले पूरा कॉम्प्रहेंशन पढ़ लीजिए और फिर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दूसरा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और फिर आप अपने कॉम्प्रहेंशन को रीड कीजिए। ये आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स एंड ऑल द लर्नर्स। whatever you feel comfortable with respect to the time management, you can adapt any of the both strategies. All right, it is your personal choice. What is the main purpose of over the counter exchange of India? अब बताओ। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, to offer a convenient and efficient way for small and medium companies to raise finance. ये तो डायरेक्ट आंसर है। here small and medium companies to efficiently raise funds. Option C is the right answer. All right, so you see scoring 100 percentile. All right, 100 percentile, right, in business studies, in comprehension based question has higher probability because you will be able to find out the correct answer. Question number 2, which of the following is a characteristic process of the OTCEI trading? It involves auction based trading, it operates exclusively through physical trading floors, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, trading plays through computerized counters, हमने पढ़ा था यहाँ पे ये कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होती है ट्रेडिंग। ऑल राइट, aided by a transparent computer system, or D, it follows the same trading model as traditional securities. So option C is the correct answer. देखिए, अगर आपने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आप कितने आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ऑप्शन सी, इज दैट क्लियर? थ्रू कंप्यूटराइज्ड काउंटर्स, रिमेंबर द वर्ड OTCEI। अगर ये आपका अलग से भी आता है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल करेक्ट के फॉर्म में, तो आपका रिवीजन वैसे भी हो रहा है इस कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करके। इज दैट क्लियर? ये एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी सिमिलैरिटी बिटवीन OTCEI एंड NASDAQ? A, both are established under agricultural commodity regulations. Both have a physical trading floor, ये भी नहीं है।
ये भी नहीं है. Both focus on providing liquidity to large corporations. Both are transparent, computerized exchanges. तो easily आप देख सकते हो कि ये वाला point ensure कर रहा है जो भी characteristic इसकी explain की गई है कि ये transparent है और ये enhance करता है. All right. ये liquidity किसकी enhance करता है? Smaller firms की. यहाँ किसका दिया गया? Larger corporations. So option D. All right. Easily you will be able to solve the comprehension based questions if you have thorough reading of the comprehension and you can score. मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद बोल रहा हूँ 100% in comprehension. You have the opportunity to score good marks from 41 to 50 which are totally comprehension based questions. What is the key advantage of OTCEI for less traded securities or small companies? A, B, C or D. Access to international capital markets, fixed and fair pricing for securities, simplified process of commodity trading, quicker liquidity for securities. What do you think is the right option as given in the passage? Correct option is quicker liquidity for securities. Liquidity for securities. All right. This is your answer. Option D. 45. What distinguishes the OTCEI from an auction marketplace? Right? It offers fewer securities for trading. B. It involves negotiations between buyers and sellers. आपने इसको पढ़ा था यहाँ पर, कहाँ पर? Buyers and sellers negotiate terms directly. All right. It operates without the use of computers. तो गलत है. It caters exclusively to large corporation. ये भी गलत. It offers fewer securities. No. So the correct option is B. All right. Option B is the correct answer. 46. Now this is your second comprehension. An individual named Sam wants to get a job in an organization. ठीक है. As he needs to take care of his family, he starts searching for a job in the newspapers and attending interviews. After attending several interviews, he secures a position as the lead HR manager at one of the best law companies XYZ Private Limited. Okay, समझ गए आपको इसके बारे में बता रहे हैं. अब XYZ ने 3 ईयर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सैम के साथ, which means that the company cannot terminate contract during the duration of these 3 years. By getting placed in this job, Sam is happy and can take care of his own and his family needs. After working at XYZ Limited for some time, Sam also gets rewarded as the best employee of the quarter for providing good quality work. Consider the phrase wants to get a job in an organization. Which of the following stages or motivation process has been discussed here? Very good question. What do you think? कौन सा following stage मोटिवेशन प्रोसेस का इसमें डिस्कस किया गया है? द करेक्ट ऑप्शन, लेट्स लुक. अनसेटिस्फाइड नीड, satisfied need, drive, such behavior. I think option A. He is looking for a job, right? We are reading that when a human being has an unsatisfied need, that is when the motivation process begins. क्यों? क्योंकि अनमेट नीड कुछ भी तरह की हो सकती है. वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है. अब इस स्टेटमेंट में वांट टू गेट अ जॉब, तो सैम कौन सी स्टेज पर है? जहां पे उसकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है. ऑलराइट. बाकी जो दिया गया है सेटिस्फाइड नीड, वो द पर्सन ऑलरेडी मेट कर चुका हो, जो भी उसके पास अवेलेबल हो. फिर drives is the phase of motivation in which the person gets driven to take action by the tension created because some of the unsatisfied need. All right. Question number 47. Which of the following stages of the motivation process in this statement is related to? Consider the following statement. By getting placed in this new job, Sam is happy and can take care of his family's needs. अब वो अपने फैमिली के प्रोवाइड कर सकता है बिकॉज उसको जॉब मिल गई है. तो कौन सा मोटिवेशन प्रोसेस का इसमें स्टेज का रिफ्लेक्ट हो रहा है? रिडक्शन ऑफ टेंशन. नाउ ही इज एबल टू प्रोवाइड रिसोर्सेज. तो मोटिवेशन प्रोसेस का
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जहां पे उसका टेंशन रिड्यूस हो गया है। ऑल राइट, क्योंकि गोल जो है वो फुलफिल हो गया है। अब वो एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे उसको जॉब मिल चुकी है और उसके ऊपर जो प्रेशर और बर्डन था रिगार्डिंग द रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वो फुलफिल हो गई है। इज दैट क्लियर? टेंशन कब आती है? व्हेन द इंडिविजुअल अनसेटिस्फाई होता है। ऑल राइट, तो सैम की नीड तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, नाउ ही हैज गॉट अ जॉब। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48. XYZ Private Limited entered into a 3-year employment contract with Sam, which means that company cannot terminate Sam's contract during the duration of these 3 years. Which of the following incentives has been discussed in the given scenario? अब इस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा इंसेंटिव है? आपके पास चार ऑप्शन है: जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, डी जॉब सिक्योरिटी। आइडियल आंसर है इसका, तो अब 3 साल तक उसको बोल दिया गया कि आप काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तो नाउ ही हैज द जॉब सिक्योरिटी। ऑल राइट, द कंपनी कैन नॉट टर्मिनेट इट, hence the answer is option D. ऑल राइट, जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को कब मिलती है? जब उनके पास फियर नहीं होता कि या तो उनको फायर कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इस सिनारियो में, इस कॉम्प्रहेंशन में हमने क्या देखा कि सैम का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 3 साल के लिए हुआ है, तो मतलब फॉर द नेक्स्ट 3 years ही हैज अ जॉब विच इज टोटली सिक्योर्ड। और वही कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट जो होता है ना, वो रिलेट करता है डिजाइनिंग ऑक्यूपेशंस, जहाँ पे वैरायटी ऑफ वर्क होता है। ठीक है, अलग अलग स्किल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पर इस सिनारियो में जॉब एनरिचमेंट की बात तो हो ही नहीं रही है। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द स्टेटमेंट ही स्टार्ट सर्चिंग for a job in newspapers and attending interviews. Which of the following steps of motivation process has been discussed here? Reduction of tension, search behavior, tension and satisfied need. ये अगेन आसान है, सर्च बिहेवियर, क्योंकि वो ढूंढ रहा है, तो मोटिवेशन प्रोसेस का सर्च बिहेवियर एस्पेक्ट को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर सैम को हम लोग देख सकते हैं कि वो अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर में जो एड्स आते हैं, चाहे वो खुद अपनी तरफ से जाके अप्लाई कर रहा हो। ऑल राइट, बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग चीज को केटर करते हैं। 50. Consider this scenario. After working at XYZ Private Limited for some time, Sam also gets rewarded as the best employee of the quarter for providing good quality work. Which of the following incentives has been discussed here? Status, stock option, linked wage incentives, career advancement opportunity. ऑप्शन ए, स्टेटस की बात हो रही है भाई। अब उसको आने के बाद उनका, माय डियर लर्नर्स, अब उसमें बोला जा रहा है कि सैम बेस्ट एम्प्लॉय है क्वार्टर का। नाउ ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, और इन चारों ऑप्शंस में से सबसे प्लॉजिबल ऑप्शन है स्टेटस का। क्यों है? पहले तो देखो स्टेटस का मतलब क्या होता है। स्टेटस रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, अब उसमें पावर, अकाउंटेबिलिटी, पर्क्स, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, प्रेस्टीज, जो भी काम कर रहे हैं वो रिवील किए जाते हैं किसी भी पर्सन का। अब उसको अवार्ड मिला है बेस्ट एम्प्लॉय का, तो वो एक इंसेंटिव है। उससे क्या हो रहा है कि सैम स्टेटस जो उस कंपनी में है वो थोड़ा बढ़ रहा है, फोकस कर रहा है उसके स्टेटस पे। एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, एक फिक्स्ड प्राइस पे जो कि मार्केट वैल्यू से कम होता है। फिर अलग अलग वेज इंसेंटिव प्रोग्राम चलते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकें। जो बाकी सारे ऑप्शन हैं ये अलग अलग चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, विच इज स्टेटस। ऑल राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, all the best for your exam. You all have great potential, just put in the action. I wish you all the very best. Happy learning.